हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिसराज क्लासेस। बच्चों, माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी किया गया जो आदर्श प्रश्न पत्र नए सिलेबस के आधार पर अभी हाल ही में जारी किया गया है, उसी विषय में हम आज बायोलॉजी विषय के बारे में जो प्रश्न पत्र जारी किया गया है डिस्कस करेंगे। जो प्रश्न पत्र mpbsc.nic.in पर अपलोड किया गया है उसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर क्लास 12th का बायोलॉजी का जो पेपर है वो आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो टोटल इसमें क्वेश्चनों की संख्या जो दी गई है वो 19 है और इसमें पेजेस 9 हैं। टाइम होगा 3 आवर्स और मैक्सिमम मार्क होगा 70। महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 7 अंक निर्धारित हैं। इस तरीके से इनमें बताया गया है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और उनके मार्क जो हैं वो कितने दिए गए हैं और कितने शब्दों में आपको उनका लेखन करना है। तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका हिंदी वर्जन भी है और इंग्लिश वर्जन भी है, तो आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इस तरीके से आप इसको अच्छे से रोक करके वीडियो को पढ़ लेंगे। हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सही विकल्प चुनकर लिखिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो पहला हमारा प्रश्न है अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या होती है 4, 3, 2, 1। इसमें ऑप्शन दिया गया है। तो अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या 1 होती है, डी नंबर का ऑप्शन राइट है। दूसरा हमारा प्रश्न है बिना निषेचन के अंडाणु का परिवर्धन कहलाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सी वाला ऑप्शन सही है, अनिषेक जनन। इसको आप देख लेंगे। और अगला क्वेश्चन है हमारा अकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से समान जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं देखेंगे। अकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीव कहलाते हैं। इसमें दिया गया है क्लोन, युग्मक, युग्मनज, संतति। तो यहाँ पर क्लोन राइट आंसर है, ए नंबर का राइट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है जब नर व मादा जननांग एक ही प्राणी में पाए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं एक लिंगी, दो लिंगी, बहुलिंगी या समलिंगी। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन राइट है, द्विलिंगी कहा जाता है जब नर व मादा जननांग एक ही प्राणी में पाए जाते हैं। तो इसमें इंग्लिश वर्जन भी दिया गया है। इंग्लिश वर्जन ये हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है, इसलिए हमने हिंदी में भी बनाया है। यदि इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ना चाहें तो जो ऑप्शन राइट है उसको इंग्लिश में वही वाला ऑप्शन उनको चूज कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अर्धसूत्री विभाजन को कहा जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन को कहा जाता है क्या असूत्री विभाजन, न्यूनकारी विभाजन, सूत्री विभाजन या केंद्रक विभाजन। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट है, न्यूनकारी विभाजन अर्धसूत्री विभाजन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ह्यूमिलीन क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन है एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट, वसा, हार्मोन। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है डी नंबर का हार्मोन सही है। यदि आप आंसर देखेंगे तो रेड कलर से आंसर को दर्शाया गया है, आप आसानी से देख सकते हैं, इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हैं, मानव क्या हैं, अंडप्रजक हैं या अंडजरायुज हैं या अंडोत्सर्ग या सजीव प्रजक हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है वो बी नंबर का ऑप्शन राइट है कि जो मानव हैं वो अंडजरायुज हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। पहला हमारा जो प्रश्न है डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक किसने विकसित की। तो डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक एलेक जेफरी ने विकसित की है। दूसरा है एक प्रारूपिक आवृत्त बीजी भ्रूणकोश 8 केंद्र किए होता है।
तीसरा है कवक एवं शैवाल का सहजीवी संबंध किससे है? तो ये सहजीवन या सहोपकारिता कहलाता है। नेक्स्ट है टीकों से संबंधित रोग के उपस्थित होते हैं तो प्रतिजन उपस्थित होते हैं। रोग निरोग की श्रेष्ठ जैव तकनीकी क्या है? तो टीकाकरण है। टाइफाइड रोग की पहचान द्वारा की जाती है तो बिडाल के द्वारा टाइफाइड रोग की पहचान की जाती है। डीएनए खंडों को एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है तो डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ा जाता है। यहाँ पर ये जो फिल करने थे, जो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया था रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए, मैंने सब में भर करके आपको बता दिया। आप इसको नोट कर लेंगे और अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको आने वाली परीक्षा में जो 2022 की परीक्षा होगी उसमें ये आपके लिए बहुत ही सहायक होंगे और आपके अनुरूप मार्क्स ये प्रदान आपको कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे एक वाक्य में उत्तर लिखिए। एक वाक्य में उत्तर लिखना है। इसमें तीसरे का फर्स्ट है मछली पालन। मछली पालन को क्या कहते हैं? तो आंसर यहाँ पर दिया गया है मछली पालन को फिशरी या मत्स्य पालन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम के कारण होता है? तो यक्स और वाई उत्तर है इसका, यक्स और वाई क्रोमोसोम के कारण मानव में लिंग निर्धारण होता है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है BOD का पूरा नाम लिखिए। तो BOD का पूरा नाम क्या है? आंसर आप देखेंगे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये BOD का पूरा नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले एक साइनोबैक्टीरिया का नाम लिखिए। तो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले साइनोबैक्टीरिया का नाम क्या है? तो नॉस्टॉक तथा एनाबिना, ये जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किए जाने वाले एक साइनोबैक्टीरिया हैं। इनको आप इस तरीके से इनका नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा कीट खरपतवार नियंत्रण पद्धतियों को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आप देख पाएंगे सूक्ष्म जीवों द्वारा कीट खरपतवार नियंत्रण पद्धतियों को जैविक नियंत्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक नियंत्रण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव इंसुलिन कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है? तो मानव इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। यहाँ पर आंसर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? तो मानव जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। इनको आप नोट कर लेंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया क्वेश्चन नंबर 4 सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। सही जोड़ियां बना करके लिखिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं मिलान मैंने पहले से कर दिया है। कॉलम ए, कॉलम और बी दिया गया है। कॉलम ए में आ नंबर का है अग्नाशय, अग्नाशय जाएगा इंसुलिन पर। ऊर्जा प्रवाह बी नंबर का, बा नंबर का ये जाएगा 10% पर। शाह है मनुष्य, तो मनुष्य उपभोक्ता होता है। नेक्स्ट है 100 प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, ये जाएगा दूसरे नंबर पर। 400 शुक्राणु। अमरबेल ये पूर्ण परजीवी। मलेरिया रोगाणु ये जाएगा प्लाज्मोडियम और कैंसर जाएगा ओकोजीन पर। इस तरीके से इनका कॉलम ए से कॉलम बी का मिलान हो गया। आप इनके अनुकूल जैसा भी मिलान होगा इसको इसमें से देख करके नोट कर लेंगे और लर्न कर लेंगे। यदि किसी बच्चे को परेशानी हो रही है कि उसको PDF चाहिए और संपूर्ण हल सहित PDF चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में अपना व्हाट्सएप नंबर लिख करके सेंड करेंगे और हम उनको PDF सेंड कर देंगे। क्योंकि इस पर अपलोड करने पर बच्चों को PDF अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, काफ़ी बार ऐसे बच्चों की शिकायत मिली है। तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करेंगे कमेंट बॉक्स में, मैं उसी व्हाट्सएप नंबर पर ये वीडियो आपको या PDF आपको सेंड कर दूंगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखेंगे इसमें आंसर देना है। ये 2 नंबर के प्रश्न हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है स्वपरागण एवं परपरागण में कोई 2 अंतर लिखना है।
और करके दिया गया अथवा में लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में कोई दो अंतर लिखिए। तो इन दोनों में से किसी एक का आंसर आपको देना है। तो मैंने ऊपर वाले का आंसर दिया है, स्वपरागण एवं परपरागण में कोई दो अंतर यहाँ पर मैंने बताए हैं। आप देखेंगे, हम इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। आंसर सेल्फ पॉलिनेशन, आंसर में पहले स्वपरागण हमने बताया, सेल्फ पॉलिनेशन। नंबर 1, इस प्रक्रिया से किसी एक पुष्प के पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र स्वयुग्मन अथवा उसी पौधे पर उत्पन्न अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्वजात युग्मन होता है। नंबर 2, इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले पुष्पों के परागकोश और वर्तिकाग्रों के परिपक्व होने का समय एक ही होता है। नंबर 3 है, बंद पुष्पीय अवस्था में स्वपरागकण की प्रक्रिया ही संभव है। और नंबर 4, स्वपरागकण के लिए बाहरी साधनों अथवा माध्यम की जरूरत नहीं होती है। अब परपरागकण क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन। नंबर 1, यहाँ परागकणों का स्थानांतरण उसी प्रजाति के अन्य पौधों के वर्तिकाग्र पर होता है, परयुग्मन। नंबर 2, सामान्यतया यहाँ पर परागकोश और वर्तिकाग्र भिन्न भिन्न समय पर परिपक्व होते हैं। 3 है, परपरागकण के लिए पुष्प का खुला होना अनिवार्य होना है। नंबर 4, परपरागकण के लिए जैविक तथा अजैविक बाहरी माध्यम अथवा साधन की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से स्वपरागण और परपरागण के विषय में आपने जाना और सीखा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, एमिनियोसेंटसिस विधि द्वारा किस का परीक्षण किया जाता है? अथवा में है टेस्ट ट्यूब, बेबी ट्यूब क्या है? तो यहाँ पर एमिनियोसेंटसिस विधि द्वारा भ्रूण लिंग परीक्षण या आनुवांशिक रचना या आनुवांशिक बीमारियों आदि का परीक्षण किया जाता है। जब गर्भ में बेबी पल रहा होता है तो उसको अल्ट्रासाउंड के माध्यम से या किसी तरीके से उस बेबी की रक्षा या उसको पालन पोषण करने के लिए वह जो दवाएं दी जाती हैं और उसकी रक्षा की जाती है, उसमें उसके निगरानी की जाती है कि बच्चा स्वस्थ है, कैसा है। इस तरीके से एमिनियोसेंटसिस विधि द्वारा भ्रूण लिंग परीक्षण, आनुवांशिक रचना, आनुवांशिक बीमारियों आदि का परीक्षण किया जाता है। मैंने आपको इस तरीके से बताया और इस पर आप विस्तार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, GIFT का पूरा नाम लिखिए। तो GIFT का पूरा नाम है गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। इसके अथवा में दिया गया है GIFT का पूरा नाम लिखिए। GIFT का पूरा नाम, तो यहाँ पर आप कहेंगे जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। तो दोनों में से किसी एक को आपको करना है। यहाँ पर आपको दोनों के आंसर दे दिए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? व्हाट इज द कॉल्ड म्यूटेशन। और सहलग्नता किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड लिंकेज। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 8 में उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, इसका आंसर हमने दिया है। पढ़ते हैं इसको। किसी जीव के किसी लक्षण में आकस्मिक, सडन या साइडन एवं वंशागत हेरिटेबल परिवर्तन को उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन कहते हैं। या इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं, जब किसी जीन के DNA में कोई अस्थायी परिवर्तन होता है तो उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन कहा जाता है। यह कोशिकाओं के विभाजन के समय किसी दोष के कारण पैदा हो सकता है या फिर पराबैंगनी विकिरण की वजह से या रासायनिक तत्व या वायरस से भी हो सकता है जो उत्परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से इसको आपने समझा। इसको आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लेंगे और इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आने वाली जो परीक्षा है 2022 की बायोलॉजी की, उसमें आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विद्यार्थियों, कोडान किसे कहते हैं? 9 नंबर का, व्हाट इज़ कोडान अथवा सिस्टान किसे कहते हैं? तो यहाँ पर हमने फर्स्ट जो आंसर दिया है कोडान किसे कहते हैं, इसका आंसर दिया है। दोनों में से किसी एक का आंसर आपको देना है। यहाँ पर मैंने कोडान किसे कहते हैं उसका आंसर दिया है। तो यहाँ पढ़ते हैं कि कोडान क्या है। एक कोडान को 3 न्यूक्लियोटाइड के रूप में परिभाषित किया जाता है
जो एक डीएनए या आरएनए अणु में आनुवांशिक कोड की एक इकाई बनाते हैं। ये कोडान प्रोटीन अनुक्रम बनाने के लिए बदल सकते हैं। ये हुआ व्हाट इज कोडान, कोडान क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कोई दो प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। अथवा में भी दिया गया है एड्स एवं HIV का पूरा नाम लिखिए। तो यहाँ पर हमने कोई दो प्रतिजैविकों के लिए जो नाम लिखना है उसको मैंने आपको बताया है कि पेनिसिलिन आंसर है इसका। पेनिसिलिन जैसे पेनिसिलिन और एमोक्सिलिन, सेफलोस्पोरिन जैसे सेफलोक्सिन, कैफ्लेक्स, ये अलग अलग दो नाम हैं। नेक्स्ट है माइक्रोलाइडिस जैसे एरिथ्रोमाइसिन, अर्थात इसको ईमाइसिन भी कह सकते हैं, इसको कैफ्लेक्स भी कह सकते हैं, और कैलेरिथ्रोमाइसिन अर्थात बियाक्सिन, और एजिथ्रोमाइसिन अर्थात जिथ्रोमैक्स। फ्लोरोक्विनोलोन जैसे सिप्रोफोक्सासिन अर्थात सिप्रो, लेवोफ्लॉक्सासिन अर्थात लेवोकिन, और ओफ्लॉक्सासिन अर्थात फ्लॉक्सिन। इस तरीके से हमने दो प्रतिजैविकों के नाम बताए। यहाँ पर मैंने ढेर सारे बता दिए हैं, इनमें से जो आपको दो अच्छा लगे उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, चूज कर लेंगे। नेक्स्ट अथवा में जो एड्स एवं HIV का पूरा नाम अधिकतर बच्चे जानते भी होंगे जो विज्ञान वर्ग के होंगे। तो यहाँ पर एड्स का जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, और HIV का है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इसको आप देख लेंगे। तथा करके जो लिखा है वो HIV का है, ये HIV का है, और जो फर्स्ट में सबसे पहले लिखा है ये एड्स का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरफेरान को परिभाषित कीजिए। डेफाइन द इंटरफेरान। अथवा औषधि व्यसन किसे कहते हैं, व्हाट इज ड्रग एडिक्शन। तो यहाँ पर हमने इंटरफेरान को परिभाषित किया है कि व्हाट इज डिफाइन द इंटरफेरान, या औषधि व्यसन किसे से कहते हैं। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप इसको हल कर सकते हैं, नहीं तो इसी क्वेश्चन आंसर से आप काम चलाएं। तो यहाँ पर इंटरफेरान एक जीवाणु द्वारा आक्रमण किए जाने पर संबित कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न प्रोटीन का वह प्रकार जो उस जीवाणु के और अधिक प्रवर्धन को रोकता है, इंटरफेरान कहलाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जीन गन किसे कहते हैं। तो जीन गन किसे कहते हैं इसके अथवा में भी दिया गया है GMO किसे कहते हैं। तो पहले आप जीन गन समझ लें। जीन गन कोशिका झिल्ली और उसके रिसेप्टर्स को दरकिनार करते हुए DNA टीकों को सीधे कोशिकाओं में प्रवेश करने का एक अनूठा साधन है जो जीन गन कहलाता है। अब समझेंगे कि GMO किसे कहते हैं। राइट अबाउट GMO। तो GMO क्या है, आनुवांशिक रूप से परिवर्तित जीव या जनुकीय प्रावर्तित जीव। GMO एक ऐसे जीव को कहते हैं जिसके जीन जेनेटिक अभियांत्रिकी की मदद से बदल दिए गए हों, जो किसी अभियांत्रिकी के द्वारा चेंज कर दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं, उसे हम GMO कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में कोई 3 अंतर बताना है। ये 3 नंबर का है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में दिया गया है अंडाणु का नामांकन चित्र बनाइए। तो यहाँ पर चित्र बनाना संभव नहीं था, इसलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन का ऊपर वाले का आंसर दिया कि शुक्राणु जनन एवं अंडाणु जनन में कोई 3 अंतर बताइए। तो यहाँ पर हमने आंसर दिया है। मैंने अलग अलग इसमें से टेबल बना दिए हैं कि एक तरफ शुक्र जनन, दूसरे तरफ है अंड जनन। तो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर में मैंने दिया नंबर 1, इसमें एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 शुक्राणु बनाते हैं। दूसरे में है कि इसमें एक प्राथमिक अंडक कोशिका से केवल एक अंडाणु बनता है। शुक्र जनन में नंबर 2, इसमें ध्रुव कोशिकाएं नहीं बनते हैं। अंड जनन में इसमें ध्रुव कोशिकाएं बनती हैं। 3 नंबर है शुक्र जनन में इसमें बने चारों शुक्राणु निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं। अंड जनन में इसमें केवल अंडाणु निषेचन की क्रिया में भाग लेता है। 4 नंबर में शुक्र जनन में देखेंगे इसमें सभी विभाजन समान होते हैं। अंड जनन में इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन असमान होता है। शुक्र जनन में 5वें नंबर में शुक्राणु छोटा एवं सक्रिय होता है।
और इसमें अंडाणु बड़ा एवं निष्क्रिय होता है। 6 नंबर है शुक्रजनन में शुक्राणु का सिर मध्य भाग एवं पूंछ में विभक्त रहता है। अंडजनन में अंडाणु केवल गोलाकार होता है। इस तरीके से शुक्रजनन और अंडजनन में आप अंतर देख लिए होंगे कि व्हाट इज शुक्रजनन और अंडजनन। तो यहाँ पर आप देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या एक बच्चे का रक्त समूह ओ हो सकता है यदि उसके माता पिता का रक्त समूह ए तथा बी हो? तो लिखिए। तो यहाँ पर हमने आपको बताया आंसर में, देखिए रक्त समूह ए और बी वाले माता पिता के बच्चे का रक्त समूह ओ हो सकता है यदि माता का जीनोटाइप IAI है और पिता का IBI है, तो माता पिता के युग्मकों में से कोई एक जीनोटाइप हो सकता है, अर्थात IA या IB या I। यदि निषेचन केवल I वाले युग्मकों के बीच होता है तो बच्चों का जीनोटाइप II होगा और इसलिए बच्चे का रक्त समूह O हो सकता है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे, पढ़ लेंगे, देख लेंगे और समझ करके इसको लिखने का प्रयत्न करेंगे। अथवा में इसके दिया गया है पुरुषों में वर्णांधता स्त्रियों की अपेक्षा कई गुना अधिक क्यों पाई जाती है? लिखिए। तो यहाँ पर आंसर में वर्णांधता महिलाओं की तुलना में पुरुषों में अधिक आम है, क्योंकि कलर वर्णांधता के लिए जिम्मेदार जीन X क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। नर में केवल एक X गुणसूत्र होता है जबकि महिलाओं में 2 X गुणसूत्र होते हैं। पुरुषों में केवल एक दोषपूर्ण X गुणसूत्र वर्णांधता पैदा करने के लिए पर्याप्त है। महिलाओं में वर्णांधता पैदा करने के लिए 2 दोषपूर्ण X गुणसूत्र की आवश्यकता होती है। तो यहाँ में पुरुषों में वर्णांधता स्त्रियों की अपेक्षा कई गुना अधिक क्यों पाई जाती है, इसमें स्पष्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम तक इसको समझाने का प्रयत्न करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, फिर कोई देखना लाइक नहीं करता, पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रतिजन के कोई 3 लक्षण लिखिए। राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीजन। अथवा में दिया गया है प्रतिजैविक के कोई 3 लक्षण लिखिए। प्रतिजैविक को एंटीबायोटिक्स कहते हैं। राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पर मैंने अथवा वाले का आंसर दिया है एंटीबायोटिक्स का, अर्थात प्रतिजैविक का। तो यहाँ पर देखेंगे प्रतिजैविक के लक्षण क्या हैं, अर्थात एंटीबायोटिक के लक्षण क्या हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 एंटीबायोटिक दवाएं उपापचय की उपज होनी चाहिए। नंबर 2 एंटीबायोटिक दवाएं कम सांद्रता में प्रभावी होती हैं। नंबर 3 एंटीबायोटिक दवा सूक्ष्म जीवों के विकास या के अस्तित्व को धीमा कर देती हैं। नंबर 4 एंटीबायोटिक एक कृत्रिम पदार्थ होना चाहिए जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एंटीबायोटिक के संरचनात्मक अनुरूप में उत्पादित हों। नंबर 5 है एंटीबायोटिक्स का या तो सिंडल अर्थात हत्या प्रभाव होता है या रोगाणुओं पर स्थित अवरोधक प्रभाव होता है। इस तरीके से आपने एंटीबायोटिक के लक्षण जाने। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है वो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में कोई 3 अंतर लिखिए। क्वेश्चन टिपिकल है, 3 मार्क्स का है। खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में कोई 3 अंतर लिखना है। अथवा में दिया गया उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर हमने ना दे करके खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में कोई 3 अंतर लिखिए, ये आपको बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर 1 खाद्य श्रृंखला, इसमें पॉइंट वाइज मैंने आंसर दिए हैं। नंबर 1 खाद्य श्रृंखला जीवों की वह श्रृंखला है जिसमें एक समुदाय के जीव से दूसरे जीव में खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। नंबर 2 खाद्य श्रृंखला में जीवों की संख्या सीमित होती है। नंबर 3 है एक खाद्य स्तर का जीव दूसरे खाद्य स्तर के जीव से जुड़ता है। नंबर 4 है इसमें उत्पादक विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता तथा अपघटक सम्मिलित होते हैं। नंबर 5 है यह एक सरल प्रक्रिया है। अब इसका खाद्य जाल क्या है? तो खाद्य जाल में नंबर 1 यह बहुत सी खाद्य श्रृंखला का एक जाल है जो एक प्रकार के परितंत्र में पाया जाता है। नंबर 2 खाद्य जाल में जीवों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक तथा असीमित हो सकती है। नंबर 3 है एक जीव का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में एक से अधिक खाद्य श्रृंखला जीवों द्वारा किया जा सकता है। नंबर 4 इसमें विभिन्न जीव समुदाय के उपभोक्ता तथा अपघटक सम्मिलित होते हैं और यह एक जटिल प्रक्रिया है। तो इस तरीके से खाद्य श्रृंखला
और खाद्य जाल के विषय में आपने जाना। इसको अपनी नोटबुक पर नोट करेंगे, वीडियो को रोक करके, और उसको आप देख करके अच्छे से नोट कर सकते हैं खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में क्या अंतर होता है। नेक्स्ट हमारा 17 नंबर का क्वेश्चन है, डीएनए का वाटसन क्रिक मॉडल सचित्र लिखिए। तो राइट द वाटसन क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए विद डायग्राम, और अथवा करके डीएनए और आरएनए में कोई 4 अंतर लिखिए। तो डायग्राम बनाना मुश्किल था, इसलिए हमने और जो दिया गया उसका अर्थात डीएनए और आरएनए में कोई 4 अंतर लिखे। मैंने उसका आंसर दिया है अथवा वाले का। यहाँ पर मैंने एक टेबल के द्वारा आपको बताना चाहा है कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होता है। तो नंबर 1 यहाँ पर दिया गया। नंबर 1, इसमें शर्करा अणु डीऑक्सीराइबोस प्रकार का होता है क्या? डीएनए। आरएनए, इसमें शर्करा अणु राइबोस प्रकार का होता है। नंबर 2, डीएनए में देखेंगे, डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त क्षार एडिनिन, ग्वानिन, प्यूरिन, साइटोसिन और थायमिन पिरिमिडिन हैं। और आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त क्षार एडिनिन, ग्वानिन, प्यूरिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल पिरिमिडिन हैं। नंबर 3, डीएनए अधिकतर केंद्रक या गुणसूत्र थोड़ी मात्रा में क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। आरएनए केंद्रिका, केंद्र द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। नंबर 4, डीएनए अणु में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स की 2 श्रृंखलाएं परस्पर एक दूसरे पर कुंडलित होती हैं। इसमें न्यूक्लियोटाइड जोड़े के क्रम में होते हैं। अब आरएनए में देखेंगे नंबर 4, अणु में राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की एक ही श्रृंखला होती है। तो यहाँ पर आपने डीएनए और आरएनए में अंतर देखा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों, वो है पारिस्थितिकी अनुक्रमण समझाइए, इसके विभिन्न चरण लिखिए। एक्सप्लेन इकोलॉजिकल सक्सेशन, राइट इट्स वेरियस स्टेप्स। और में दिया गया है पारिस्थितिकी पिरामिड की परिभाषा लिखिए तथा पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको जो ऊपर का फर्स्ट नंबर दिया गया है कि पारिस्थितिकी अनुक्रमण समझाइए, इसके विभिन्न स्टेप भी लिखिए, तो हमने उसी को लिया है। आप देखेंगे ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और इसका आंसर बड़ा है। तो हम पढ़ेंगे। पारिस्थितिकी अनुक्रम जैविक समुदायों की प्रकृति गति होती है और यह समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतु प्रजातियों के समुदाय समय के साथ दूसरे समुदाय में परिवर्तित हो जाते हैं या दूसरे समुदाय उनका स्थान ले लेते हैं, पारिस्थितिकी अनुक्रम कहलाता है। इस परिवर्तन में जैविक तथा अजैविक दोनों घटक सम्मिलित हो रहते हैं। यह परिवर्तन समुदायों के क्रियाकलापों और उस विशेष क्षेत्र के भौतिक पर्यावरण और परिवर्तनों की प्रकृति, दिशा, दर और इष्टतम सीमा को प्रभावित करता है। अनुक्रम के दौरान वनस्पति और जंतु दोनों ही समुदाय परिवर्तन से गुजरते हैं। ये पारिस्थितिकी अनुक्रम हुआ। अनुक्रमण का सामान्य प्रक्रम इस प्रकार से है, अर्थात इसका जो स्टेप हैं इसके कितने हैं, तो आप इस प्रकार देखेंगे। नंबर 1 है अनावृत्तीकरण अर्थात न्यूडेशन। यह स्थानों के नग्न अर्थात नेक्ड होने की क्रिया कहलाती है, जो जल, वायु, तूफान, वर्षा, शुष्कता, ज्वालामुखी, गुरुत्वाकर्षण आदि जलवायुवीय तथा जैवीय प्रभावों के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। कारण नीचे दिए गए हैं। पहला है जलवायुवीय दशा अर्थात क्लाइमेट कंडीशन। किसी समुदाय का विनाश शुष्कता, आंधी, तूफान, बर्फ गिरना तथा अग्नि के कारण हो सकता है। दूसरा है टोपोग्राफिक कंडीशन अर्थात स्थलाकृत दशा। जलवायु, गुरुत्व, मृदा अपरदन के कारण उपस्थित समुदाय समाप्त हो सकता है। अन्य कारण बालू का जमाव, ज्वालामुखी क्रियाएं तथा अन्य कारक हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इसका अनुक्रम क्या है। अगला है हमारा नंबर सी, जैविक दशा अर्थात बायोटिक कंडीशन। तो बायोटिक कंडीशन में क्या है, घास के मैदानों का विनाश, वनों के विनाश का कारण मुख्य रूप से मानव को ही माना जाता है। अन्य कारणों से सूक्ष्म जीवियों द्वारा होने वाले रोग या महामारी बायोटिक कंडीशन है। अब इसे नंबर 2 आक्रमण आता है अर्थात इन्वेशन। यह नग्न चट्टानों या क्षेत्रों में नई जातियों को स्थापित करने की विधि है। यह पूर्ण विधि निम्नलिखित 3 उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पूर्ण मानी जाती है, सक्सेसिव।
तो नंबर 1 के 3 पार्ट हुए ABC, और नंबर 2 में आक्रमण दिया गया अर्थात इन्वेशन, इसके भी 3 पार्ट हैं। आप देखेंगे यहाँ पर इसका पहला पार्ट है प्रवास अर्थात माइग्रेशन। जब कोई बीज, बीजाणु, स्पोर आदि अपने पैतृक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थानों पर चला जाता है एवं वहाँ अंकुरण करता है तो इस क्रिया को प्रवास कहा जाता है। यह अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होता है। नंबर बी समूहन एग्रेशन, इस प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के पादपों की स्थापना होती है। नंबर सी है आस्थापन एकेसिस, इसमें नए पौधों की स्थापना होती है। इस प्रक्रिया में बीजों का अंकुरण, वृद्धि तथा प्रजनन आदि होता है। इसके पश्चात पौधे प्रजनन करते हैं। अब इसमें नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 इनके कोई पार्ट नहीं है अर्थात प्रतिस्पर्धा एवं सहक्रिया, कंपटीशन एंड कॉक्शन। समूहन के पश्चात भारी संख्या में जातियों की बेस्टियां सीमित स्थानों में विशेष रूप से स्थान एवं पोषण के लिए संघर्ष करने लगती हैं, जिससे किसी जाति की बेस्टियां एक दूसरे को प्रभावित करती है। नंबर 4 है प्रतिक्रिया अर्थात रिएक्शन, इसमें विभिन्न जातियों के उपस्थित रहने से आवास में परिवर्तन आने लगता है। अनुक्रमण में पौधों के नष्ट हो जाने के कारण उस स्थान पर ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। साथ साथ उगने वाले पौधों में प्रक्रिया होती है जिससे आवास परिवर्तित हो जाता है और नए उगने वाले पौधों को अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है हमारा अस्थायीकरण अर्थात स्टेबलाइजेशन। अब स्टेबलाइजेशन क्या है आप देखेंगे, विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय परिवर्तनों के परिणामस्वरूप वनस्पतियों की संरचना में परिवर्तन आ जाते हैं और अंत में चरम वनस्पति के पौधे उगते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्लाज्मिड डीएनए व गुणसूत्र डीएनए में अंतर लिखिए। तो प्लाज्मिड डीएनए व गुणसूत्र डीएनए में अंतर क्या है अथवा पीसीआर क्या है तथा इसके महत्व लिखिए। तो हमने यहाँ पर प्लाज्मिड डीएनए व गुणसूत्र डीएनए में अंतर बताए हैं। जिस बच्ची को इसका भी आंसर पता हो तो इसको कर सकता है, कोई बाध्यता नहीं है। यहाँ पर हमने प्लाज्मिड डीएनए व गुणसूत्र डीएनए में अंतर आपको बताए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लाज्मिड डीएनए क्या है, पढ़ते हैं। एक साइड टेबल में प्लाज्मिड डीएनए लिखा है, दूसरा साइड गुणसूत्र डीएनए लिखा है। यह हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होता है, यह सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंड हो सकता है, यह गोलाकार होता है, यह रैखिक या वृत्ताकार होता है, यह बिना हिस्टोन प्रोटीन के नग्न होता है, यह हिस्टोन प्रोटीन के साथ लेपित होता है। इसमें कोशिका के लिए आवश्यक कोई महत्वपूर्ण जीन नहीं होता है, यह कोशिका के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण जीनों को वहन करता है, यह मुख्य जीनोम से स्वतंत्र प्रतिकृत बना सकता है, यह जीनोम के साथ प्रतिकृत करता है, यह आनुवांशिक कारक के रूप में कार्य नहीं करता, यह आनुवांशिक कारक के रूप में कार्य करता है। इंट्रोन्स अनुपस्थित होते हैं इसमें एक्सान और इंट्रान दोनों मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से आप सभी ने अपने सारे क्वेश्चनों के आंसर देखे बिल्कुल हल सहित। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, नोटबुक पर, और इसको अच्छे से समझने का प्रयत्न करेंगे। ये आपके परीक्षा में आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। इसमें से आपको आंसर और क्वेश्चन दोनों से अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अन्य विद्यार्थियों के पास भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका संपूर्ण ज्ञान मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री और जितने भी एजी के और आर्ट के, इंग्लिश के, हिंदी के जो भी सिलेबस में नए सिलेबस के आधार पर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने प्रश्न पत्र जारी किए हैं संपूर्ण हल आपको देंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।